तो आज कवर स्टोरी में बात करेंगे मुंबई, दिल्ली हो या छोटे शहर, देश में कहां-कहां कैसी है पाबंदियां, एक ही कवर स्टोरी में देंगे सारी जानकारी। साथ ही कवर स्टोरी में बताएंगे ऐसी खबर जिससे आपकी वैक्सीन की झिझक छू मंतर हो जाएगी। देश में ऑक्सीजन की कमी का 360 डिग्री एनालिसिस, और क्या 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन वाकई में बनाएगी CSIR। क्या है कहानी, बताएंगे आपको आगे। लेकिन इसके अलावा अपडेट लेंगे आज चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक का। क्या हुआ, अब बंगाल में चुनाव कैसे होंगे, क्या कोरोना के नियमों को लेकर कोई नई गाइडलाइंस बनी है या पहले की तरह ही होंगे चुनाव, करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट की। देश में हर दिन कोरोना का खतरनाक विस्फोट हो रहा है। कोरोना की दूसरी लहर घातक साबित होती जा रही है। नए कोरोना संक्रमितों की संख्या रोज रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज आंकड़ों के हिसाब से नजर डालें तो देश में पहली बार सबसे ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट कहती है 24 घंटे में 2,17,000 से ज्यादा कोरोना केस 24 घंटे में आए हैं और इस दौरान 1,185 लोगों की जान भी गई है। इसी के साथ देश में एक्टिव केस 15 लाख के पार पहुंच गए हैं। अप्रैल के ही 15 दिनों में एक्टिव मरीजों की संख्या 2.5 गुना बढ़ गई है। कोरोना आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र, दिल्ली समेत 16 राज्यों में हालात बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। और कोरोना की दूसरी लहर से देश में फिर से पाबंदियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। देश के अलग अलग राज्यों में कई तरह की पाबंदियां समेत लॉकडाउन जैसी सख्तियां हैं। ऐसे में अगर आप कहीं की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, हमारी सलाह होगी या कि यात्रा की प्लानिंग ना करें, उन्हें टाल दें। लेकिन अगर जरूरी हो और अगर आप जानना चाहते हैं कि कहां किस किस तरह की पाबंदियां हैं, तो पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना की दूसरी लहर बड़े शहरों से छोटे शहरों में पैर पसार रही है। लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कई पाबंदियां लागू की जा रही हैं। ऐसे में अगर आप कोरोना काल में कहीं ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं या आपका कोई अपना किसी दूसरे शहर में रहता है, तो जान लीजिए कि उन राज्यों में किस किस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। महाराष्ट्र में 14 अप्रैल से 1 मई की सुबह 7 बजे तक सख्त कर्फ्यू है। दिल्ली में आज रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं। दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है और इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश में रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवाएं ही जारी रहेंगी। बाहर से आ रहे प्रवासियों की स्क्रीनिंग होगी। कोरोना के लक्षण पाए जाने पर क्वारंटीन किया जाएगा। वहीं पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो राज्य ने कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक अब कोचिंग संस्थान, स्विमिंग पूल, स्पा बंद रहेंगे। धार्मिक सामाजिक आयोजनों में अधिकतम 200 लोग शामिल हो पाएंगे। हालांकि कुंभ मेला क्षेत्र को इस गाइडलाइन से बाहर रखा गया है। कोरोना से त्रस्त दूसरे राज्यों की बात करें तो पंजाब में नाइट कर्फ्यू है। राजनीतिक धार्मिक आयोजनों पर रोक है। स्कूल कॉलेजेस भी बंद हैं। राजस्थान में आज से 30 अप्रैल तक शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। बाजार 5 बजे तक ही बंद हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल, छिंदवाड़ा समेत कई शहरों में कर्फ्यू और लॉकडाउन है। छत्तीसगढ़ में 20 जिलों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। झारखंड में राजधानी समेत कई जिलों में नाइट कर्फ्यू है। ओडिशा के 10 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। केरल के मॉल्स में शॉपिंग करने के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। इसके अलावा अगर आप फ्लाइट से आवाजाही करने वाले हैं तो महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों ने कोविड रिपोर्ट नेगेटिव को एक दूसरे के लिए अनिवार्य किया है। हालांकि दूसरे राज्यों में ये अनिवार्यता नहीं है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कब ये लागू हो जाए कह नहीं सकते। इसलिए अगर आप ट्रेन या फ्लाइट से किसी दूसरे राज्य में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बेहतर होगा अपने साथ एक RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूर साथ में रखें। ये ट्रैवल की सुविधा के साथ साथ आपके और आपके अपनों की सेफ्टी के लिए भी जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ आज की चर्चा के लिए रमन गंगाखेडकर साहब जुड़ चुके हैं। पूर्व प्रमुख हैं एपिडेमियोलॉजी
और कम्युनिकेशन डिजीज़ ICMR के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर जयेश लेले साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं IMA के। डॉक्टर जयेश लेले, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रमन, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा सर। आप देख रहे हैं कहीं पर मास्क को लेकर 10-10 हज़ार रुपये तक के जुर्माने की सख्ती है, कहीं पर वीकेंड कर्फ्यू है, महाराष्ट्र में धारा 144 लागू है 14-15 दिनों के लिए। लॉकडाउन का ये स्वरूप ठीक है सर, या स्थिति क्या देख रहे हैं आप? और सख्त लॉकडाउन की कोई आशंका तो नहीं देख रहे? डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, मेरी आवाज आप तक आ रही सर? ओके, डॉक्टर साहब से। ओके सर। लेकिन ये लॉकडाउन का जो स्वरूप है, ये दोनों का बैलेंस है। हमको हेल्थ आउटकम भी साफ रखना है, जितना हो सके लोगों को सेवा भी करना है, और जो इकोनॉमी पे असर होता है उसको रोकने की भी हमको कोशिश करना है। तो ये बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा। हम एक जनरलाइज लॉकडाउन कहीं भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जनरलाइज पूरा की पूरा अगर लगा दिए इवन स्टेट लेवल पे, तो उससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी ये परिस्थिति गंभीर है, वहाँ वहाँ हमने कैलिब्रेटेड डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच लॉकडाउन के लिए रखना हमारे लिए अच्छा रहेगा, और वो हम कर रहे हैं। डॉक्टर जयेश लेले, लेकिन मिनी लॉकडाउन हो, नाइट कर्फ्यूज हो, हमने पिछले कुछ दिनों के अगर सर्ज के अगर आंकड़ों को देखें तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा हो ऐसा लगता नहीं है। ऐसे में लगता है कि ये जो छोटे छोटे प्रयास राज्य कर रहे हैं ये पर्याप्त है? नहीं, लेकिन इस तरह से छोटे लॉकडाउन कहीं भी नहीं लगाए गए थे पहले। लेकिन ये जो दूसरा जो वेव हमें जो दिख रहा है, तो दूसरे वेव में हमारा एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि चेन ब्रेक करना और सोशल डिस्टेंसिंग आगे करना, जिससे कि पेशेंट लोग जो ये टाइम पे बहुत सेंसिटिव वायरस है और जिसमें पूरी फैमिली के फैमिली इन्फेक्ट हो रही है और पूरे एक एक बिल्डिंग इन्फेक्ट हो रही है, तो उसके टाइम में अगर हम लोग लॉकडाउन कुछ भी कंट्रोल करते हैं, रात को समझो 12-12 घंटा होएगा और दिन में थोड़ा कंट्रोल सहूलत देंगे, और ये जैसे डॉक्टर साहब ने कहा बैलेंस्ड आउट करते हैं, क्योंकि एकदम बंद करेंगे तो रोजी रोटी का भी सवाल होएगा, कितने जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी तकलीफ होंगे, और शॉप्स वगैरह भी एकदम बंद कर देंगे, और जो छोटे दुकानदार है तो उन लोग को तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये छोटा छोटा जैसे गवर्नमेंट ने एरिया देख के, और जैसे कंटेनमेंट जोन पहले हम लोग करते थे, वो हिसाब से कंटेनमेंट जोन रख के एरिया वाइज लॉकडाउन इंटेंसिटी कम जास्ती कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप का थोड़ा बहुत कंट्रोल तो रखना जरूरी ही है, ऐसा मैं समझता हूँ। बिल्कुल, और हम भी उम्मीद करते हैं कि इससे ज्यादा सख्ती की नौबत ना आए। ये जो छोटे छोटे प्रयास हैं ये रंग लाएं। आप दोनों बने रहिए सर हमारे साथ। अब हम रुक कर रहे हैं एक अहम खबर का, आज की 360 की एक स्पेशल कवर स्टोरी। कोरोना की तमाम बुरी खबरों के बीच ये एक अच्छी खबर आई है, और वो ये है कि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना होने का खतरा ना के बराबर रह जाता है। अमेरिका की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने यह खुलासा किया है कि वहां टीके लगवाने के बाद री इन्फेक्शन के ना के बराबर केसेस मिले हैं और एक भी मौत नहीं हुई है। यह खबर राहत देने वाली है। कैसे यह मुमकिन हुआ, और सबसे जरूरी ये कि ये आंकड़े कौन सी वैक्सीन्स के हैं, पूरी खबर समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। एक छोटा सा वायरस कितनी तबाही ला सकता है, यह अमेरिका से बेहतर कौन जान और समझ सकता है। आपको वो भी मंजर याद होगा जब सुपर पावर को और रोज 2 से ज्यादा कोरोना के केस आ रहे थे, हजारों लोगों की मौत हो रही थी। लेकिन अब यह बीती बात हो चुकी है। वैक्सीनेशन शुरू होने के साथ ही कोरोना का कहर अमेरिका में कमजोर हुआ है, और अब अमेरिका की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने ऐसी खबर दी है जो अमेरिका ही नहीं दुनिया भर के लोगों के लिए बड़ी राहत है। CDC के मुताबिक अमेरिका में जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन का कोर्स पूरा कर लिया है, उनमें री इन्फेक्शन के केस न के बराबर मिले हैं। आंकड़ों में बात करें तो अमेरिका की वैक्सीन 99.992% से ज्यादा सुरक्षित है, यानी टीका लगवाने वाले महज 0.008% लोग ही दोबारा संक्रमित हुए। अमेरिका में वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक 7.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है, और इनमें से महज 5,800 लोग ही दोबारा संक्रमित हुए हैं। CDC के मुताबिक इन 5800 लोगों में से 29% लोग एसिम्प्टोमेटिक थे, और महज 7% लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
आपको बता दें कि अमेरिका में इस वक्त मॉडर्ना और फाइजर बायोटेक की वैक्सीन लगाई जा रही है। ये दोनों ही वैक्सीन mRNA पर आधारित हैं और फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स में दोनों वैक्सीन का एफिकेसी रेट 95% तक था। मॉडर्ना और फाइजर बायोटेक की वैक्सीन की सफलता का राज mRNA पर आधारित होना है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की माने तो mRNA टेक्नोलॉजी से बनाई गई वैक्सीन्स के मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल होता है, जो शरीर की सेल्स को बताते हैं कि किस तरह का प्रोटीन बनाना है। दोनों कोरोना वैक्सीन में mRNA को इस तरह से कोड किया गया है कि वो सेल्स को कोरोना वायरस के SARS-CoV-2 की तरह प्रोटीन बनाने का आदेश देता है। इसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, जो कोरोना वायरस की तरह सतह पर चिपक जाता है। mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित वैक्सीन किसी शख्स को देने के साथ ही शरीर में स्पाइक प्रोटीन बनने शुरू हो जाते हैं और इसके बाद इम्यून सेल्स कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं। mRNA टेक्नोलॉजी से बनी एंटीबॉडी खून में मौजूद रहती है और वो कोरोना वायरस से लगातार लड़ती रहती है। लेकिन दूसरे देशों में इस्तेमाल हो रही कई दूसरी वैक्सीन्स अलग अलग तरीकों पर आधारित हैं, जो कोरोना से लड़ने में उतनी कारगर नहीं हो पा रही हैं और वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को दोबारा संक्रमण हो रहा है। और अमेरिका से इस खबर को सुनकर कि वैक्सीन अब 100% कारगर है, हम सबको वैक्सीन जरूर लगा लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डॉक्टर रमन, जो लोग सोच रहे थे, हम लोग भी चर्चा कर रहे थे और हम लोग ये मान के चलते हैं कि वैक्सीन 100% प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन अमेरिका की CDC की ये रिपोर्ट बता रही है कि 100% प्रोटेक्शन भी पॉसिबल है वैक्सीन से। नहीं, ये सही है। आपने अगर देखा, ये तो CDC का रिपोर्ट तो बाद में एक आया है, इसके पहले एक पर्चा आया था जिसमें ब्रिटेन में से था कि जहां उन्होंने देखा कि वैक्सीन देने की वजह से दूसरों को स्प्रेड होने का चांस वो कम करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये अभी ये पूरा यानी हमको थोड़ा रुक के उसका एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में अभी वो विषाणु डिक्लाइन में है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो प्राइमरी ट्रांसमिशन को रोक रहा है, ये तो सबसे बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन थोड़ा सा रुक के उसको समझना हमारे लिए अच्छा रहेगा। हमको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ये ऐसा पढ़ेंगे तो लोग मानेंगे कि मैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन भी नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि मैं वैक्सीन लेता हूं तो इसका मायना मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा। ये गलत रहेगा। लोगों ने ये समझना है हमारे देश में तो भी कि हमने जो वैक्सीन ली है या नहीं ली है, कोविड एप्रोप्रिएट। बिल्कुल सर, इस खबर को देखने के दो नजरिए हो सकते हैं, लेकिन मैं जिस नजरिए की बात कर रहा हूं, डॉक्टर ले मैं जिस नजरिए की बात कर रहा हूं, कम से कम वो लोग जो अभी भी हेजिटेंट हैं, जो डर रहे हैं कि वैक्सीन से क्या हो जाएगा, उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों ने पूरा डोज कंप्लीट किया, 100% प्रोटेक्शन, भले ही वो फाइजर और मॉडर्ना हो, लेकिन प्रोटेक्शन तो मिला 100%। इस चीज के ऊपर मेरे हिसाब से जास्ती रिसर्च जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि जैसे फर्स्ट फेज में हमारे यहाँ सभी डॉक्टर और हेल्थ वर्कर ने वैक्सीन लिया था, और सेकंड जो वेव आई तभी हमने देखा कि काफी डॉक्टर्स जो है इसमें सेकंड वेव में उनको कोविड इन्फेक्शन हो गया। तो इसमें दो चीज है कि जैसे चेंज हो गया वायरस का स्ट्रक्चर, और डेफिनेटली वायरस स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो उसका केमिकल जनरेट का चेंज हो गया। तो इससे हम लोग ऐसा लेकिन अनाउंस करेंगे तो लोग वैक्सीन लेंगे। वैक्सीन लेने के लिए मतलब जो नहीं लेने के लिए लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन लेने का कुछ जरूरी नहीं है, उनको हम लोग कहेंगे जरूर कि वैक्सीन ले लो, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है, 100% गारंटी उनको हम लोग को कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता, ऐसा मैं मानता हूँ। बट यस, वैक्सीन लेना जरूरी है। ये मैं सभी मेरे पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको ले लो वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन के सामने आपके पास दूसरा अल्टरनेटिव क्या है। और डॉक्टर साहब, वैक्सीन लेना ही नहीं, वैक्सीन लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कोर्स को पूरा करना और एप्रोप्रिएट बिहेवियर। CDC की इस रिपोर्ट में यह भी साफ साफ तौर पर मेरे ख्याल से जिक्र इसका होगा कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है, एक तो उन्होंने कोर्स पूरा किया, प्रॉपर टाइम पे पूरा किया, और साथ ही साथ एक्सपोजर से बचे रहे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाया ही रहा, तब जाके ये सारी चीजें 100% प्रोटेक्शन आपको दे पाई हैं। तो इस लिहाज से ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और वैक्सीन हेजिटेंसी वाले लोगों के लिए कम से कम ये जानना समझना जरूरी है। बहरहाल आप दोनों बने रहिए सर, एक और अहम खबर का रुख कर रहे हैं। ऑक्सीजन जीने के लिए तो जरूरी है ही, अब कोरोना के खिलाफ जंग में भी सबसे बड़ा हथियार बन गई है।
लेकिन लगातार ऑक्सीजन की कमी की खबरों ने सरकार को नई रणनीति पर बनाने पर मजबूर किया। अब सरकार ने इंपोर्ट को इजाजत दी है। यही नहीं, CSIR के मुताबिक उसके पास एक ऐसी तरकीब है जिससे 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। तो ऑक्सीजन का पूरा हाल जानने के लिए ये डिटेल्ड रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। देश के कई राज्यों के अस्पतालों में न बेड खाली हैं और न ही ऑक्सीजन। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में अमूमन यही हाल है। देश के कई अस्पतालों की यह हालत है कि वे न तो मरीजों को भर्ती कर रहे हैं और न ही ऑक्सीजन की सप्लाई है। लेकिन अब ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने ऑक्सीजन के इंपोर्ट को इजाजत दी है। सरकार 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का आयात करेगी और इस पर होने वाले खर्च को पीएम केयर्स फंड से दिया जाएगा। पीएम केयर्स फंड के तहत 100 नए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की भी योजना है। बता दें कि ऑक्सीजन की मांग वाले 12 राज्यों की ट्रेसिंग और मैपिंग की गई है। इन 12 राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य हैं। वहीं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR ने एक खुशखबरी दी है और इस खुशखबरी के पीछे है बड़ा दावा। CSIR का दावा है कि वो 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन बना सकते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि CSIR का ये दावा जमीनी रूप से भी हकीकत साबित हो। हवा से जो ऑक्सीजन तैयार करते हैं हमारे पास है। सो द देहरादून लैब दे हैव लार्जर यूनिट कैपेसिटी अबाउट 500 लीटर्स पर मिनट, सो दे कैन जनरेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। इधर मुंबई में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए BMC ने भी कमर कस ली है। शहर में ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहे, इसके लिए 6 ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं। हर एक ऑफिसर के पास 4 वार्ड्स होंगे और इनकी जिम्मेदारी होगी कि शहर के 64 नर्सिंग होम में समय पर ऑक्सीजन पहुंचे। शहर में ऑक्सीजन की किल्लत की कई शिकायतें आई हैं। ऐसे में BMC ने ऑक्सीजन का वेस्टेज रोकने और जरूरत की जगह पर पहुंचाने के लिए ये नए प्रोटोकॉल्स बनाए हैं। ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए ये उपाय कारगर साबित होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जिस स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है, उस गति से ऑक्सीजन समेत दूसरी बुनियादी चीजों को तैयार रखना जरूरी होगा ताकि वक्त आने पर जान बचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डॉक्टर रमन, बड़ा दिलचस्प है ये। CSIR कह रहा है कि एक तो हम एयर टू एयर ऑक्सीजन बना लेंगे और दूसरा कह रहे हैं कि 1 मिनट में 500 लीटर बना लेंगे। ये कैसे मुमकिन है सर? नहीं, वो तो मशीन होगा, लेकिन 500 लीटर ये हमको सुनने के बाद में ऐसा लगता है बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अच्छा, जो हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज्यादा होती है। हमको एक याद रखना पड़ेगा कि ये बड़े मशीन्स हैं, ये अच्छा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो कितनी जगह हम डिप्लॉय कर पाएंगे ये हमको देखना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ऑक्सीजन की जो कमी भी आ रही है उसमें ब्लैक मार्केटिंग भी हो रहा है। उसमें दूसरी बात हमको दिखती है, जो मरीज है जो वो लोग घर में भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात दिख रही है, जिसके पास पैसा है वो बोलता है मुझे अगर कोविड हो गया, अभी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो मैं अभी खरीद के घर में रख देता हूँ। ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे आर्टिफिशियल शॉर्टेज तैयार हो सकेगा। सरकार तो भरसक कोशिश कर रही है कि ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो पूरी कर पाए, और मुझे एक पूरा भरोसा है कि सरकार ये कर पाएगी। लेकिन आम लोगों ने भी उसका गलत ढंग से इस्तेमाल करना, या इवन डॉक्टर्स ने भी उसको ज़रूरत जैसी है उस हिसाब से ऑक्सीजन लगाना, ये चीज़ों का भी पालन करना अच्छा रहेगा। ये नई मशीन आई है, अच्छी बात है, लेकिन वो कहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं उसके बारे में हमको अभी मालूमात नहीं है। बिल्कुल, हैंडल विद केयर, सबको हर चीज़ की ज़रूरत है। एक और अहम खबर का रुख कर लेते हैं, फिर मैं डॉक्टर लेले साहब के पास जाऊंगा। BMC ने न सिर्फ ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कमर कसी है, बल्कि उसने मरीजों से मनमानी वसूली के लिए अस्पतालों पर भी नकेल कसने की तैयारी कर ली है। BMC ने अस्पतालों पर नजर रखने के लिए 70 ऑडिटर्स नियुक्त किए हैं। इनका काम होगा सिर्फ शहर के 35 बड़े प्राइवेट अस्पताल के बिल चेक करें। इन ऑडिटर्स के ऊपर 2 नोडल ऑफिसर होंगे जो इनके काम पर नजर रखेंगे, और अगर किसी भी मरीज को लगता है कि उसे हॉस्पिटल से मन मुताबिक चार्ज किया गया है तो इस बात की शिकायत वो सीधे BMC से कर सकता है। शिकायत सही पाए जाने पर अस्पताल के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये खबर हर मुंबई वासी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी परेशान है कि कोविड काल में कोई अस्पताल आपसे मनमाना फीस वसूल रहा है, तो उसके लिए बीएमसी ने ये बड़ी अच्छी पहल, और तारीफ करनी होगी बीएमसी की इस मामले में कि बहुत ही प्रोएक्टिव होकर, पिछले साल बहुत ऐसी शिकायतें आई थी, इस बार भी अगर बीएमसी ने ये पहल की है तो वाकई में काबिल तारीफ है। डॉक्टर लेले से मैं फटाफट से रिएक्शन ले लेता हूं। डॉक्टर लेले, मनमानी फीस की वसूली अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई महामारी आती है, कोई बड़ी दिक्कत आती है, हमेशा इस तरह के मनमानी फीस वसूली के किस्से सामने आते हैं। बीएमसी की ये पहल अगर ग्राउंड लेवल पे अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हुई, काबिले तारीफ। बिल्कुल, काफी जगह तक काय छोटे छोटे हॉस्पिटल जो है, नर्सिंग होम जो है, वहाँ लास्ट टाइम भी जैसे वो टाइम पे हमारे पास 90,000 80,000 केसेस बढ़ रहे थे जुलाई अगस्त सितंबर में, और वो टाइम पे ऐसी काफी कंप्लेंट आई थी हमारे पास भी। एज IIM इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में हमारे पास कंप्लेंट आई थी। तो हम लोग डॉक्टरों को समझाते जरूर है, उनका जो, लेकिन गवर्नमेंट ने जो खर्चा नक्की किया है, पर बेड चार्जेस नक्की किए हैं, वो बहुत कमती है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ उसके हमने कुछ सजेशंस दिए हैं, और गवर्नमेंट के तरफ से भी कुछ सजेशंस आए हैं। वो उसके ऊपर कोर्ट में केस चालू है, प्रचाराधीन है ये केस, तो हम लोग इसके ऊपर जास्ती बात नहीं करेंगे। लेकिन यस, ये जो इम्पोर्टेंट चीज है कि पेशेंट्स को अगर फायदा होगा तो डेफिनेटली वी आर हैप्पी एंड वेलकम टू एक्सेप्ट कि जो गवर्नमेंट नक्की कर दिए उसमें बिल्कुल डॉक्टर साहब, डॉक्टर के वो बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बढ़ जाते हैं इसके अंदर, बिल्कुल जाते हैं। ये एक आम आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, क्योंकि खबरें हमारे पास आती हैं। एक आम आदमी जो अपनी जिंदगी की जद्दोजहद से जूझ रहा है, उसके परिवार में अगर किसी को कोविड हो जाए और उस कोविड से निपटने के लिए उसका पूरा का पूरा घर बिकने की नौबत आ जाए सर, तो बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे में ये बीएमसी की पहल बहुत सार्थक पहल है। सरकारों को भी इस पर आगे आना चाहिए। आई एम श्योर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, लेकिन वो सख्त होने चाहिए। बहरहाल एक बड़ा मसला है सर, एक और गंभीर मसला है, और वो है सिटी स्कैन में जो मनमानी फीस वसूली जा रही है। देखिए, कोरोना की दूसरी लहर के मामले बहुत ज्यादा आने लगे, RT-PCR टेस्ट कम पड़ने लगे, ऐसे में सीटी स्कैन की निर्भरता बढ़ गई। अब सीटी स्कैन से कोरोना का तो पता चलता ही है, साथ ही साथ ये भी पता चल जाता है कि फेफड़ों में कितना इंफेक्शन है। और अगर मरीज इस मुश्किल घड़ी में सीटी स्कैन करवाने जाते हैं तो अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर इसका फायदा उठाने लगते हैं। कईयों ने तो इसकी फीस भी बढ़ा दी है। इसीलिए जी बिजनेस ने, हमने इसी शो के माध्यम से, इंडिया 360 के माध्यम से आम आदमी के लिए खास मुहिम शुरू की है, मरीज बेचैन, सस्ता करो सीटी स्कैन। गुजरात सरकार ने इस पर कैप लगाया 2,500 रुपए का। हम चाहते हैं कि तमाम सरकारें इस पर कैप लगाएं। और इसी क्रम में हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने दिल्ली के एक डायग्नोस्टिक सेंटर के बाहर लोगों से बात की और जाना कि उनके साथ सीटी स्कैन के नाम पर कैसी लूट हो रही है। देश में बेतहाशा बढ़ते कोरोना मामलों के बीच में एक नई चुनौती, एक नई दिक्कत सामने आई है। दिक्कत इस बात की कि कई मामलों में कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि केवल RT-PCR टेस्ट से नहीं हो रही है। ऐसे में सीटी स्कैन कराना जरूरी हो गया है। सीटी स्कैन में इस बात का पुख्ता जानकारी मिल पाती है कि वो व्यक्ति जिसमें कोरोना लक्षण दिख रहे हैं वो वाकई में कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। और यही सीटी स्कैन इस वक्त एक अवसर के रूप में तमाम पैथ लैब और तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए एक अवसर के रूप में परिवर्तित हो गया है। दरअसल कई जो पैथ लैब हैं वो दिल्ली NCR इलाके में ऐसे हैं जिन्होंने सीटी स्कैन की बढ़ती डिमांड के बीच में सीटी स्कैन के रेट में भी इजाफा कर दिया है। जो सीटी स्कैन पहले 3 या 4 हज़ार रुपए में होता था, तो कई पैथ लैब में यही सीटी स्कैन अब तकरीबन 6,000 में या 7,000 में होता है। उसकी वजह यही है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि वो क्या वाकई में कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। और ऐसे में जो पैथ लैब है उनको ये एक अवसर के रूप में दिख रहा है, जहां पर जो सीटी स्कैन के रेट है उसमें इजाफा किया गया है। राय ले लेते हैं सर। बहुत बदतमीज है, तमीज से बात नहीं करते, मरीजों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। लाइन में लगो, ये करो, अभी बता रहा हूँ, जब बता रहा हूँ 2 घंटे बाद आना, 3 घंटे बाद आना, झाले बहुत बदतमीजी कर रहे हैं लोगों के साथ। और इसी सब के बीच में अब लगातार इस बात की भी मांग उठ रही है कि क्या सीटी स्कैन के रेट को भी कैपिंग की जानी चाहिए, क्या उसको भी उसके दाम तय किए जाने या नहीं तय किए जाने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2020 में जब RT-PCR के रेट, जो RT-PCR टेस्ट होता था उसके रेट 5,000 रुपए थे, बाद में सरकार ने उसको कैपिंग करके 1,000 या उससे कम किया। एक बार फिर वही सवाल कि क्या सीटी स्कैन के रेट देश में अब इसकी कैपिंग की जानी चाहिए। क्या केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को कदम आगे बढ़ा करके ये
सिटी स्कैन के जो रेट फिलहाल मनमाने वसूले जा रहे हैं तमाम पैथ लैब या प्राइवेट हॉस्पिटल से, क्या अब उसके रेट तय करके वो सहूलियत, वो राहत जनता को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? और यही मुहिम लेकर के जी लगातार ये सवाल सरकार से उठाता रहा है। डॉक्टर लेले, आप देख रहे हैं एक बार फिर से आम आदमी को लूटने वाली ये बात है कि आप ऐसे संक्रमण काल में मनमानी फीस जो है वसूल रहे हैं। अब गुजरात सरकार 2,500 की कैप तय कर सकती है, तो सर बाकी राज्यों में क्या दिक्कत है? आप लोग आईएमए कुछ कदम उठाएगा इस पर? जब तक जैसे बंबई में आरटीपीसीआर और सिटी स्कैन ये दोनों का रेट कंट्रोल हो चुके हैं और बराबर है, गवर्नमेंट ने जगह जगह देख के, एरिया देख के इसके दोनों के रेट मतलब सर्टिफाई करके अच्छी तरह अच्छा क्वालिटी देख के उनको कंट्रोल कर देना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। आईएमए सपोर्ट्स दिस कंट्रोलिंग ऑफ द बोथ द आरटीपीसीआर आल्सो एंड एचआरसीटी आल्सो। सर आज हमारे शो पर आप महासचिव हैं सर, एक बड़ी जिम्मेदार संस्था के, क्या आप हमारे शो पर हमारे दर्शकों को आश्वस्त करेंगे कि आप अपनी तरफ से सरकार को इस बाबत खत लिखें या रिप्रेजेंटेशन भेजें? हाँ बिल्कुल, हम गवर्नमेंट को, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और हम लोग जैसे हमारे जो स्टेट्स ब्रांचेस है, तो सब स्टेट ब्रांचेस को हम लोग बोलेंगे कि आप अपने अपने स्टेट में लिखो, क्योंकि ये हेल्थ एक कंकरेंट सब्जेक्ट जो हेल्थ स्टेट में आता है, तो उसके रेट जो है वो स्टेट नक्की करता है। इसके लिए हमको हर स्टेट में से इसका एचआरसीटी का और आरटीपीसीआर का रेट नक्की करना, वो उनको लोगों को वहां बोलना चाहिए। तो हम हमारे हर ब्रांच को लिखेंगे कि आप इसका कंट्रोल करके पेशेंट्स लोग का इस डिफिकल्ट गंभीर महामारी के समय उनको सहूलत मिले, ऐसा हम लोग देखेंगे और हम लोग सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया सर, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर सरकार को बोलेंगे तो, क्योंकि सरकार आपकी सुनती है, आप देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था है, देश की बड़ी जिम्मेदार संस्था है, सरकार आपकी बात को अनसुना नहीं करेगी, ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार। एक और खबर पर आप दोनों का रिएक्शन मिलूंगा सर, उसके बाद हम कुछ और खबरों का रुख करेंगे, और यह खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। चुनावी राज्यों में बढ़ते कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने कुछ नए फैसले लिए हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार का समय घटा दिया। हम पश्चिम बंगाल चुनाव की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक हुई थी चुनाव आयोग और तमाम दलों के बीच में। आज शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक चुनाव प्रचार पर बैन है। साथ ही बाकी 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार 72 घंटों पहले खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ ही रैलियों में आने वाले लोगों को मास्क और सैनिटाइजर देना होगा। इसका खर्च भी उम्मीदवार को चुनावी खर्चे से ही करना होगा। इससे पहले कोलकाता में चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और बैठक में टीएमसी ने बाकी बचे चुनाव को 1 चरण में कराने का सुझाव दिया, तो बीजेपी ने कोविड प्रोटोकॉल के साथ 8 चरणों में ही चुनाव जारी रखने की मांग की। बता दें कि कल 5वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। डॉक्टर रमन, अब रात में आप प्रचार नहीं करेंगे, उससे कोरोना कितना कर्ब होगा ये बात समझ से परे है, क्योंकि चुनाव के दौरान तो रैलियों में आने वाली भीड़ में जो प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ रही थी, उस पर कोई एक्शन लेना था ना चुनाव आयोग को। मुझे कम से कम पर्सनल लेवल पर डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने यह फैसला सही लिया है, जो थोड़ा बहुत भी सख्तियां अपनाई हैं? नहीं, मैं एक समझता हूँ उनके सामने क्या रखा गया, किस आधार पे लिया गया वो डिसीजन, ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन हम लोग हर एक जन ये टीवी पे सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्या ये मेरी खुद की जिम्मेवारी भी उतनी नहीं है कि मैं वो ऐसी सभाओं को जाऊंगा ही नहीं? क्या ये जिम्मेवारी वो लीडर्स की भी नहीं है जो बोलेंगे कि मेरे सभा को आने की ज़रूरत नहीं है? ये तो सब एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये हमने करने की कोशिश करना चाहिए। वो उनके सुझाव क्या थे, किस ढंग से वो डिसीजन लिया गया, इसके बारे में मालूमात न रहने से वो क्यों इस ढंग से लिया गया, ये बोलना मेरे लिए तो मुझे कठिन लगता है। तो ले ले, क्या आप मानते हैं कि कुछ और गुंजाइश थी, कुछ कड़ी पाबंदियां लगाने की गुंजाइश भी थी, मौका भी था चुनाव आयोग के पास कि एक एग्जाम्पल सेट करते, या हाथ बंधे हुए हैं? नहीं, अभी क्या है कि इलेक्शन अनाउंस कर दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनके हाथ बंधे हुए हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन जैसे कोरोना का प्रचार कुछ कम होने वाला नहीं है, पर कोरोना जो स्प्रेड होने वाला है वो आप एक दिन के बाद में मत प्रचार करो, दूसरे दिन आ जाओ रास्ते के ऊपर वोटिंग के लिए आ जाओ, तो वो होने वाला ही है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये 2 दिन ऐसा बंद रखने से कुछ कोरोना का संक्रमण कम हो जाएगा, क्योंकि सब जगह जहां जहां इलेक्शन, अभी आप ये इस बाबत में तो आप ये देखिए, जहाँ ये हो गया, कुंड हो गया,
तो कुंभ में तो 1700-1800 पेशेंट 2 दिन के अंदर दिखने में आए हैं। तो मेरे हिसाब से ये प्रचार का बंद करने से कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल, और कुंभ पर भी ऐसी सख्ती की उम्मीद की जानी चाहिए थी, हम भी कर रहे थे, लेकिन वहां कोई खास सख्ती हुई नहीं और सरकार ने तो सख्ती की नहीं कुंभ में। अब वहां के जो संत हैं वो ही कम से कम कह रहे हैं कि अब हमें, निरंजनी अखाड़ा ने तो 15 दिन पहले ही कुंभ की समाप्ति की घोषणा कर दी है। वो लोग इतने खौफजदा हैं, अब संत वहां पर खौफजदा हैं, आम लोग खौफजदा हैं। हम लोग कह रहे हैं कि आप कुछ कदम उठाइए, लेकिन सरकार ने कोई खास पाबंदियां लगाई नहीं है, तो एक निराशा जरूर होती है कम से कम ऐसे माहौल में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए सर। डॉक्टर रेले आपने वक्त निकाला, डॉक्टर रमन आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फटाफट से अब जरा कोविड अपडेट ले लेते हैं। 2 बड़े राज्यों से कोविड अपडेट आ रहा है और वहां से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चिंता बढ़ाते हैं। पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 19,486 नए मामले, 19,500 मामले बीते 24 घंटे में दिल्ली से आए हैं और यह दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 141 लोगों की मौत भी हुई है। आप समझ सकते हैं हालात क्या हो सकते हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में लगभग 19,500 के आसपास 24 घंटे में केसेस आए हैं। 24 घंटे में हालांकि 12,500 के आसपास कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन जितने केसेस आ रहे हैं उसके मुताबिक जो ठीक होने वालों की तादाद है ये कम है। हाँ, 1 लाख टेस्टिंग हुई है इस दौरान, ये अच्छी बात है कि टेस्टिंग काफी हो रही है, ये थोड़ी सी सुकून भरी खबर। जरा फटाफट से महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं, ताजा खबर वहां से क्या आ रही है। तो महाराष्ट्र में 24 घंटे में 63,729 नए मामले आए हैं और ये भी अपना एक रिकॉर्ड है अब तक का सबसे बड़ा, 63,729 का। अब तक इतने ज्यादा मामले नहीं आए थे महाराष्ट्र में और 24 घंटे में 398 लोगों की मौत भी हुई है पूरे महाराष्ट्र में। 400 मौतों के आसपास पूरे महाराष्ट्र का। ये ताजा अपडेट आप देख रहे हैं जी बिजनेस पर। बीते 24 घंटे में कोरोना के 45,335 मरीज पूरे महाराष्ट्र में ठीक भी हुए हैं, लेकिन दिल्ली की तरह हम यहां भी यही कहेंगे कि ठीक होने वाले मरीजों की तादाद इतनी नहीं है जितने कि नए मरीज आ रहे हैं, इसलिए कुछ और आपको एहतियात बरतने होंगे। उत्तर प्रदेश में देखिए आप 27,426, यहां पर भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा नए केसेस उत्तर प्रदेश में। तो महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तीनों जगह से कोई राहत वाली कोई खबर नहीं। हालांकि तीनों जगह लॉकडाउन से एक नए सिरे से लगाने की कोशिश, लेकिन क्या ये लॉकडाउन, ये सख्तियां, लॉकडाउन तो नहीं कहेंगे, पाबंदियां, सख्तियां क्या कोरोना के बढ़ते मामलों को कर्ब कर पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। पीएनबी घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब उसका भारत आना तय हो गया है। फरवरी में ब्रिटेन की कोर्ट में नीरव के प्रत्यर्पण पर आखिरी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने भी नीरव को भारत भेजने की मंजूरी दे दी थी। जज सैमुअल गुजी ने कहा था कि नीरव मोदी को भारत में चल रहे केस में जवाब देना ही होगा। उन्होंने माना था कि नीरव मोदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 को नीरव के लिए फिट बताया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और विश्लेषण के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील ML लाहोटी साहब। लाहोटी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सर, क्या अब हम ये मान लें कि सारे हर्डल्स दूर हो गए हैं और अब नीरव मोदी भारत आना तय? बिल्कुल सही कहा आपने। ये अपनी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत सारे अड़ंगे, बहुत सारी दिक्कतें आई थी और एक्स्ट्राडिक्शन या प्रत्यार्पण बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे देश हैं जिनका इतना डिफिकल्ट एक्स्ट्राडिक्शन का प्रोसीजर है कि किसी भी हालत के अंदर सफलता मिलना मुश्किल होता है। और नीरव मोदी का एक्स्ट्राडिक्शन, जैसे 2 ही लोग हैं, एक विजय माल्या का और नीरव मोदी, हमारी केंद्र सरकार बहुत दिनों से इसके पीछे पड़ी हुई थी और ये एक बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है पूरे देश के लिए कि नीरव मोदी जैसा भगोड़ा आखिर में सरकार के चुनाव में आ गया। और अब चूंकि उसका एक्स्ट्राडिक्शन किसी भी वक्त हो रहा है इंडिया में, तो अब जो भी कानूनी अड़चन थी वो प्राय खत्म हो गई है और अब इसका ट्रायल फास्ट ट्रैक पर प्रारंभ हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर ML लाहोटी साहब बातचीत करने के लिए और इस जानकारी के लिए। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं बाजार का। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार दायरे में कारोबार करता नजर आया। फार्मा, पावर, IT शेयरों में खरीदारी रही। ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी बढ़त के साथ कारोबार रहा। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में तेजी कायम रही। हालांकि बैंकिंग, रियल्टी शेयरों पर दबाव देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 28 अंक की बढ़त के साथ 48,832 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 36 अंकों की मजबूती के साथ 14,600
18 के स्तर पर बंद हुआ। फटाफट से जरा ले लेते हैं यूएस मार्केट के अपडेट, देख लेते हैं अमेरिकी बाजारों के हाल क्या है। तो देखिए डाउ जोन्स और एस&पी में तो हरियाली दिख रही है। बाजार कल की शानदार तेजी को आज भी जारी रखे हुए ऐसा लग रहा है। नैस्डैक में हालांकि सुस्ती। डाउ कल ट्रिपल सेंचुरी लगाकर पहली बार 34,000 के ऊपर बंद हुआ था। डाउ कल की हम बात कर रहे हैं। और नैस्डैक भी 180 पॉइंट भागा था और एस&पी ने भी लगातार 11वें दिन नया रिकॉर्ड बनाया था। दरअसल कोरोना के बावजूद अमेरिका में जो इकोनॉमिक माहौल है वो सभी मानकों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आज डाउ जोन्स आप देखिए करीब 128 पॉइंट ऊपर है। नैस्डैक में हालांकि थोड़ी सुस्ती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे ये भी हरे निशान में कारोबार करता नजर आएगा। लेकिन फिलहाल डाउ जोन्स अच्छे कारोबार के संकेत देता हुआ, एस&पी में भी हरियाली, नैस्डैक में फ्लैट कारोबार एक तरह से। चलिए, तो अमेरिकी बाजारों का क्या क्यों रहेगा ये अगले हफ्ते ही तय हो पाएगा। लेकिन आज बाजार ने जिस तरह से उतार चढ़ाव के साथ कारोबार किया है, अमेरिकी क्यूज पर भी नजर रखनी होगी। हालांकि 2 दिन की छुट्टी है, मंडे तक बहुत सारी चीजें बदलेंगी भी, लेकिन किस तरह का कारोबार अगले हफ्ते रहेगा इसके लिए लगातार आपको जी बिजनेस पर हम अपडेट्स देते रहेंगे। अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं। बग्गा सर, अमेरिकी क्यूज से आप क्या देख रहे हैं? अगले हफ्ते मार्केट आपकी नजर में कैसा रहेगा? देखिए दीपक जी, जो मेन इश्यू हमारी चल रही है भारत की वो यही है कि जो संक्रमण बढ़ रहा है, बट अदरवाइज आप देखें तो यूरोपियन मार्केट 7 हफ्ते लगातार बढ़ते रहे हैं, जो 3 साल में पहली बारी हो रहा है। अमेरिकी मार्केट पिछले 7 हफ्ते में 6 बारी बढ़े हैं और आज भी ट्रैक पे हैं बढ़ने को। चाइनीज मार्केट आज बहुत अच्छा किए, जब चाइना की पहले क्वार्टर की ग्रोथ 18% आई, तो दमदार प्रदर्शन चाइना से भी दिखा। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में 3 अहम पहलू हैं। बहुत पैसा घूम रहा है, कैश है। दूसरा, फंडामेंटल्स बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हैं। तीसरा, सेंटिमेंट बहुत रिकवर कर रहा है वैक्सीनेशन तेजी से होने के कारण। अब ये तीनों का इम्पैक्ट भारत में नहीं दिखा। हम पिछले 4 हफ्तों से गिर रहे हैं लगातार, वो संक्रमण के कारण है। तो अब यही होगा कि अगले 2 हफ्ते से 4 हफ्ते में जब हम इस कर्व को फ्लैटन करेंगे संक्रमण का, उससे कुछ दिन पहले मार्केट आगे बढ़ेगा। बट ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है, हमारे भी फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, ये संक्रमण पे काबू होगा। और अगर आपको कुछ चुनिंदा शेयर लेने हैं तो बाय ऑन डिप्स आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी अच्छी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय बग्गा सर इस एनालिसिस के लिए, और अगले हफ्ते मार्केट किस तरह रहेंगे, किस ओर जाएंगे ये बताने के लिए। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी कारों के दाम में 22,500 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। कंपनी ने कहा कि प्रोडक्शन लागत में बढ़ोतरी की वजह से ये कदम उठाना पड़ा है। ये बढ़ोतरी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। कंपनी ने कहा कि सेलेरियो और स्विफ्ट को छोड़कर सभी मॉडल्स के दाम बढ़ाए गए हैं। कंपनी भारतीय बाजार में ऑल्टो से लेकर एस क्रॉस तक के तमाम मॉडल्स बेचती है। इससे पहले इसी साल 18 जनवरी को कंपनी ने कुछ मॉडल्स के दाम 34,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की थी। हिंदुजा ग्लोबल अपने हेल्थ बिजनेस में हिस्सा बेचने की योजना बना रही है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसमें कई दिग्गज पीई कंपनियों ने रुचि दिखाई है। सूत्रों के मुताबिक 6,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर इसमें निवेश संभव है। सूत्रों का यह भी कहना है कि बेरिंग एपेक्स ब्लैकस्टोन की 1,500 करोड़ रुपए की निवेश की योजना है। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 3,400 करोड़ रुपए का है। हिंदुजा ग्लोबल के प्रमोटर्स ने मार्च में 5% हिस्सा खरीदा था।